वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं सोम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे साइकोलॉजी के चैप्टर 2 के बारे में। और आप लोगों ने देखा होगा, इससे पहले चैप्टर 1 की वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत हुई थी। कल रात के 9 बजे से आपकी क्लास हुई थी और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के समक्ष। तो आप लोगों ने कल वाली सेशन को देखा। कल चैप्टर 1 के बारे में हमने आपको बताया था, आज चैप्टर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक। और इससे पहले आप लोगों ने अभी देखा था मेरे प्यारे दोस्तों किसके बारे में, अभी अभी आपकी 8 बजे से लगी थी वीडियो। वो जो कौन सी क्लास थी वो आपकी, तो अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा, शिक्षा शास्त्र की चैप्टर 1 की क्लास आपकी लगी हुई थी, उसको आप लोगों ने देखा। आप बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और अब जो है आपके समक्ष साइकोलॉजी का चैप्टर 2 प्रस्तुत हो रहा है। आप सभी लोग इसका आनंद लीजिए। बीए प्रथम सेमेस्टर को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। इससे पहले चैप्टर 1 ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है। उसके अंतर्गत हमने मनोविज्ञान के जो है अर्थ को समझा। उसके बाद में मनोविज्ञान की परिभाषा को देखा। मैकडुगल के अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार, थाउलस ने क्या कहा, जेम्स ड्रेबर ने क्या कहा, इन सभी के बारे में हमने समझ लिया था उस वीडियो के में। और उसके बाद में हमने मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधियों के बारे में भी चर्चा कर लिया। उसके बाद में हमने मनोविज्ञान की प्रकृति अर्थात नेचर ऑफ साइकोलॉजी भी उसी वीडियो के अंतर्गत देख ली थी। ओके। उसमें हमने 10 जो है रीजन के बारे में बताया था, 10 कारण बताया था, मतलब मनोविज्ञान की प्रकृति के 10 पॉइंट आपके समक्ष प्रस्तुत किए थे। तो उन सभी के बारे में हमने देख लिया था। अब आज की वीडियो के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, मनोविज्ञान के क्षेत्र और उसकी जो प्रमुख शाखाएं, मतलब एवं कहने का मतलब यहाँ पर ये है, चाहे आप जो है उसका विषय विस्तार बोलें। आपसे प्रश्न क्या बनेगा कि मनोविज्ञान के विषय विस्तार बतलाइए, या फिर आपसे पूछे मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाओं को बताइए, या फिर आपसे पूछेगा कि जो है मनोविज्ञान की विषय मतलब कि विषय क्षेत्र के बारे में चर्चा करें, या फिर पूछेगा मनोविज्ञान की परिभाषा को देते हुए इसके विषय क्षेत्र की विवेचना करें। तो ऐसे पूछेगा। तो शाखाएं पूछे, क्षेत्र पूछे या विषय क्षेत्र पूछे, वो सब बातें एक ही हैं। तो हम मनोविज्ञान के क्षेत्र अर्थात उनकी शाखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो मनोविज्ञान की परिभाषा जीवित प्राणियों के विधायक विज्ञान के रूप में हमने कल ही बता दी थी कि जो है ये एक विधायक विज्ञान होता है। इसकी प्रकृति सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, शाश्वत है। तो ये जो है क्या करता है भाई, प्राणियों का अध्ययन करता है। और जो प्राणी ऐसे क्या हों, सजीव प्राणी हों, और पशु पक्षी से लेकर के मानव के समस्त व्यवहारों का भी अध्ययन करता है। जीवित प्राणियों के विभिन्न प्रकार के व्यवहारों का गहन एवं विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाला विज्ञान वो कहलाता है आपका मनोविज्ञान। ओके। अब यहाँ पर हम मनोविज्ञान के अंतर्गत बहुत सारी चीज़, जैसे कि जनरल साइकोलॉजी हो गई आपकी, अब जो है अब नॉर्मल साइकोलॉजी हो गई, इंडिविजुअल हो गई जो है, और उसके बाद में और भी तमाम सारी चीज़ें हैं, उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक। समाज मनोविज्ञान क्या है, किशोर मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान क्या है, सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य, व्यक्तिगत मनोविज्ञान, व्यक्ति विभेदों का मनोविज्ञान क्या है। ठीक है। आगे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो नई शिक्षा नीति नीति के अनुसार ये सिलेबस है जो हम आपको सामने पढ़ा रहे हैं। तो अब हम इसके विषय क्षेत्र के बारे में विवेचना कर लेते हैं। विषय क्षेत्र में हम सबसे पहले समझेंगे मेरे भाई, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। एक बार सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हो, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हो, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हम समझेंगे सबसे पहला, तो मनोविज्ञान का जो विषय क्षेत्र है, यानी स्कोप जिसको कहते हैं आप, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी हम चर्चा कर रहे हैं। तो स्कोप में हम सबसे पहला मुद्दा क्या देखेंगे, या फिर इसकी उप शाखाओं के बारे में पूछे आपसे, या शाखाओं के बारे में पूछे। ठीक। तो आप क्या लिखेंगे सीधे, पहला सामान्य मनोविज्ञान। तो जो है मनोविज्ञान की शाखा में हम सामान्य मनोविज्ञान के पहले समझेंगे। जनरल साइकोलॉजी क्या है भाई, यह मनोविज्ञान का सबसे विशाल क्षेत्र होता है। मनोविज्ञान के इस शाखा के अंतर्गत बहुत ज़्यादा मनोविज्ञान के हिस्से को कवर किया जाता है। इसमें मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाओं के सिद्धांत, मतलब विभिन्न शाखाओं के सिद्धांतों हो गए, तो बहुत सारे नियम हो गए, बहुत सारी विधियां हो गई, इन सभी का निरूपण किया जाता है। वुडवर्थ महोदय एक मनोविज्ञान शास्त्री हैं, वो कहते हैं, या मनोवैज्ञानिक हैं, वो कहते हैं कि मनोविज्ञान जीवन की समस्त परिस्थितियों में होने वाली अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। यह अनुक्रियाओं से तात्पर्य है, मतलब समस्त प्रकार की प्रक्रियाएं हो गई, समायोजनाएं हो गई, क्रियाएं हो गई, व्याख्याएं तमाम सारी हो गई, उन सभी से है। अर्थात अनुक्रियाओं से तात्पर्य समस्त प्रकार की प्रक्रियाओं, समायोजनाओं, क्रियाओं एवं व्याख्याओं से होता है। ऐसा किसने बताया, वुडवर्थ महोदय ने। इस प्रकार सामान्य मनोविज्ञान में संवेदना का अध्ययन किया जाता है, प्रत्यक्षीकरण का अध्ययन किया जाता है,
स्मृति चिंतन वगैरह क्या आता है, संवेग वगैरह के बारे में इसी के अंतर्गत, अधिगम क्या है, ये सब सामान्य मनोविज्ञान में ही आता है। तो इन सभी का अध्ययन जो है हम लोग सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। और आपको बता दूं कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत भी अधिगम और संवेग इन सभी का अध्ययन किया जाता है। संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति चिंतन, संवेग, अधिगम, ये सब ऐसे जो है मनोविज्ञान की चीज़ें हैं जो एक प्रकार से मोस्ट इम्पोर्टेंट है मनोविज्ञान में। अगर ये चीज़ अगर कट जाए मनोविज्ञान से, अधिगम वगैरह, तो मनोविज्ञान एक प्रकार से लगभग अधूरा सा जान पड़ने लगेगा। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा कवर किए हुए है कौन, सामान्य मनोविज्ञान। अब आगे समझ लेते हैं असामान्य मनोविज्ञान क्या। असामान्य मनोविज्ञान में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी जाती हैं। असामान्य मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जो है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। तो मनोविज्ञान का अध्ययन, मतलब मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र सामान्य से असामान्य तक फैला हुआ है, जो संपूर्ण जनसंख्या का लगभग 2% है। अतः इसके क्षेत्र में विकृत, विचित्र, असामाजिक, असामान्य व्यवहार भी आते हैं। जब मनुष्य का व्यवहार सामान्य स्तर पर, मतलब सामान्य स्तर का ना होकर के समाज विरोधी हो सकता है या फिर होता है, तो उसे असामान्य व्यवहार की संज्ञा दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति सामाजिक मापदंडों, सामाजिक मूल्यों का पालन नहीं करता है, समाज में इसे चोरी करना एक मापदंड है कि अगर आपने चोरी, मतलब समाज में ये कार्य आपने कर दिया, तो उसका मतलब कि इस कार्य से ज़्यादा आप नहीं कर सकते, कोई चीज़ है तो वो मापदंड है कि हाँ इतने इतने ज़्यादा आप नहीं कर सकते, कि आपका एक खून माफ है मान लेते हैं, तो आप 2 खून नहीं कर सकते। या फिर चोरी करना समाज के लिए बुरी बात है, तो सामाजिक मूल्य क्या है कि चोरी करना अच्छी बात नहीं, गलत बात है। और आप चोरी जो है एक प्रकार से कर भी देते, चोरी भी बहुत सारे लोग करते हैं, डाका भी डालते हैं, मर्डर भी होते हैं, कई चीज़ें होती हैं। तो ये समझने का प्रयास करें, ये सब जो है समाज विरोधी चीज़ें हैं, जो ये हमने अभी अभी बताया आपको। तो समाज विरोधी कार्य मनुष्य जब कर सकता है, तो ये मनुष्य का क्या है, असामान्य व्यवहार है। और असामान्य व्यवहार के अंतर्गत जैसे क्या हो गया भाई, हिस्टीरिया वगैरह हो गई, जितने भी जो उत्पाद या फिर जो चीज़ें होती हैं, मतलब कि क्राइम टाइप की, वो सब हिस्टीरिया के अंतर्गत। उसके बाद में उन्माद हो गया, स्मृति दोष हो गया, मन अस्ताप हो गया, वात रोग हो गया, सनक हो गया, भ्रांति हो गई। ये सब जो है कहीं ना कहीं पे ये सब रोग भी डेवलप हो जाते हैं इन सभी व्यवहारों में। जो असामान्य व्यवहार हो गए क्राइम वगैरह करने के बाद में, तमाम प्रकार के जो है मन में एक प्रकार से भाव उत्पन्न होने लगते हैं, जैसे हिस्टीरिया, उन्माद, स्मृति दोष, मन अस्ताप, वात रोग, सनक, भ्रांति। जैसे कहते हैं ना कि बहुत सनक क्यों है तू आज, तो मतलब सनकने का कहने का मतलब ये है कि सनकने का मतलब यहाँ पर ये है, ये भी एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक क्रिया ही होती है। कब कोई व्यक्ति सनकता है, तो इसके लिए मनोविज्ञान उत्तरदायी है। मनोविज्ञान बताएगा कब कोई व्यक्ति सनकेगा, कब कोई व्यक्ति मारेगा, कब के कोई व्यक्ति गाली देने स्थिति में होता है, ये तमाम सारी चीज़ें हैं। तो इन सभी का भी मतलब व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, मनोविज्ञान इन सभी का अध्ययन करता है। उसके बाद में मनोविज्ञान इसके निदान और उपचार के उपाय भी बताता है कि हाँ कोई व्यक्ति भ्रांति में है, या कोई व्यक्ति सनक में है, या फिर मनस्ताप हो गया, वात रोग हो गया, स्मृति दोष हो गया है, तो आखिरकार क्या करे, ये मनोविज्ञान बताता है। असामान्य मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो कि व्यवहार संबंधी विकारों, मतलब जो व्यवहार में जो विकार होते हैं, जो गलत चीज़ें होती हैं उनका, उसके निदान का, उसका वर्गीकरण, उसका उपचार का अध्ययन, इन सभी का अध्ययन करती है, तथा उन सिद्धांतों का वर्णन करती है जो कि इसकी व्याख्या करते हैं, किसकी, जो ये तमाम सारी चीज़ें, मतलब जो हमने अभी भी बताया आपकी, मतलब कि जो असामान्य व्यवहार है। ओके, तो ये असामान्य चीज़ें हो गई। आगे समझते हैं, अगला है व्यक्तिक मनोविज्ञान। व्यक्तिक मनोविज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं इंडिविजुअल साइकोलॉजी। यह मनोविज्ञान, मतलब इंडिविजुअल जो मनोविज्ञान है, अर्थात व्यक्तिक मनोविज्ञान जो है, यह मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसमें किसी व्यक्ति के विशिष्ट व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, पर्टिकुलर। जैसे मान लेते हैं कोई बड़ा व्यक्ति है, कि जैसे मोदी जी हैं, तो मोदी जी का जो व्यवहार है, या फिर कोई चीज़ वो क्या कर रहे हैं, या फिर जो बड़ा व्यक्ति कोई है, तो उसके व्यवहार के बारे में, उसके विशिष्ट जो व्यवहार है उनका अध्ययन किया जाता है। युंग ने व्यक्ति के 3 प्रकार बताए हैं। किसने भाई, युंग। युंग कौन है, युंग मनोवैज्ञानिक हैं। और युंग कहते हैं व्यक्ति को 3 प्रकार से बांटा है इन्होंने। क्या बांटा है भाई, व्यक्ति के, एक तो अंतर्मुखी व्यक्ति, और दूसरा क्या, बहिर्मुखी, और एक उभयमुखी। एक अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी, और एक जो है उभयमुखी। इस प्रकार व्यक्तिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यक्तिगत लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। एक अंतर्मुखी मतलब व्यक्ति के अंदर जो चीज़ें जो हो रही है, एक बहिर्मुखी मतलब जो बाहर हो रही है, एक दोनों के बीच में, मतलब कुछ उभय चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें, तो इन सभी का अध्ययन जो होता है व्यक्ति का, एक प्रकार से अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, हर एक तरीके से अध्ययन करता है मनोविज्ञान। ओके, अंदर से बाहर सब जगह से। अगला प्रश्न है आपके सामने, व्यक्तिक विभेदों का विज्ञान, मनोविज्ञान। ये भी एक प्रकार से इसकी एक शाखा है, यानी साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस।
प्रत्येक मानव व्यवहार मतलब प्रत्येक मानव का व्यवहार विशिष्ट होता है। मतलब कहते नहीं कि हर व्यक्ति अपने आप में एक यूनिक होता है, तो वही कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि प्रत्येक मानव जो होता है अलग-अलग प्रकार का उसका व्यवहार होता है, विशिष्ट व्यवहार होता है। विशिष्ट माने होता है कि अच्छा चीज़ जो है, किसी व्यक्ति में कोई चीज़ है अच्छी, कोई बुरी चीज़ है, कोई उसमें अच्छी है, कोई बुरी है, तो ये सब चीज़ें, ठीक? अतः समान व्यवहारों में कुछ ना कुछ क्या होता है, विभेद होता है। यह मनोविज्ञान की शाखा इन्हीं अंतरों को स्पष्ट करती है कि कोई व्यक्ति जो है वो कितना किस प्रकार का है, मतलब कि कोई व्यक्ति किसी में दूसरा चीज़ है, किसी में दूसरा चीज़ है, ये चीज़ें। अतः यहाँ हम हस्तलेख हो गया, जैसे कि किसी चीज़ की राइटिंग, किसी चीज़ मतलब कि किसी व्यक्ति की अलग है, किसी व्यक्ति की अच्छी, किसी व्यक्ति की बुरी है, किसी की बुद्धि जो होती है ज़्यादा तेज है, किसी की कम है आईक्यू लेवल, ठीक ये होगा। किसी का व्यक्तित्व मतलब चरित्र, उसका स्मृति, उसकी पर्सनालिटी वगैरह ये सब, ठीक? तो इन सभी का अध्ययन करा जाता है। तो व्यक्ति की विभिन्नता जो है, हस्तलिपि विभिन्नता की सीमा और उसके रूप का अध्ययन किया जाता है। चेहरे की आकृति वास्तविक व्यक्तित्व क्षेत्र में पाई जाती है। इसके द्वारा मानव को समझने में सहायता मिलती है। तो कई चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि इसके अंतर्गत की जाती हैं। अगला है आपका बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? चाइल्ड साइकोलॉजी अंग्रेजी में। चाइल्ड साइकोलॉजी इस एक शाखा है मनोविज्ञान की, इसके अंतर्गत किया जाता है। मनोविज्ञान के गर्भस्थ शिशु से लेकर के मनोविज्ञान गर्भस्थ शिशु से लेकर के 12 वर्ष तक के बालक के विभिन्न विकासों, जैसे कि शारीरिक विकास हो, चाहे शरीर से बच्चा बढ़ रहा हो, चाहे उसका मानसिक विकास हो रहा हो, मन से बढ़ रहा हो, चाहे समाज के नियमों को सीख रहा हो, चाहे वो संवेगात्मक रूप से मतलब उसके भावों का विकास हो रहा हो, ठीक, चाहे वो प्रत्यक्ष संवेदना या चिंतन, भाषा, इन सभी का अध्ययन करता हो, ये सभी कहीं न कहीं पे मनोविज्ञान के ही अंतर्गत होते हैं। मतलब मनोविज्ञान ही इन सभी का अध्ययन करता है। तो ये चीज़ें हो गई, ओके। तो ये सब बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत होती हैं। अगला किशोर मनोविज्ञान, यानी अब जो है क्या है यहाँ पर, एडोलसेंस। एडोलसेंस माने होता है किशोर, एडोलसेंस माने किशोरावस्था भी होती है। तो मनोविज्ञान जो होता है ये किशोरावस्था तक की चीज़ों को भी अध्ययन करता है, जैसे कि 12 से लेकर के 21 साल तक का जो समय काल होता है, ये किशोरावस्था का लगभग माना जाता है। तो इसमें किशोरों के समस्त मनोदशाओं एवं संवेगों का व्यक्तिगत हो गया, सामाजिक विभिन्न प्रकार के विकास का अध्ययन, इन सभी को किया जाता है। किशोरावस्था में हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। कभी-कभी किशोरावस्था में व्यक्ति अपनी राह से भटक भी जाता है। किशोरों की समस्याओं में उनका समाधान किशोर मनोविज्ञान कहलाता है। किशोरों में बहुत ज़्यादा समस्याएँ क्यों होती हैं? क्योंकि उस समय नया-नया क्या एक प्रकार से क्या होता है, लोगों के अंदर जुनून होता है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। हर एक क्षेत्र में, किसी में भी हो, तो किशोर लोग ज़्यादा फनफनाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बताने का, उन सभी का कैसे ज़्यादा उड़ते हैं, वो क्या-क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, सब मनोविज्ञान को पता है और सब इसी सभी का अध्ययन मनोविज्ञान करता है। आगे है आपका समाज मनोविज्ञान। समाज मनोविज्ञान को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सोशल साइकोलॉजी। तो यह मनोविज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें भीड़ का अध्ययन हो, मतलब भीड़ हो गया, समूह हो गया, श्रोता हो गए, इन सभी का मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। अर्थात समाज मनोविज्ञान में व्यक्तियों का, उनकी पारस्परिक अंतर क्रियाओं तथा व्यक्ति के विचारों का, उसकी भावनाएं कैसी हैं, उसके संवेग कैसे हैं, इन अंतर क्रियाओं अर्थात जो जो है रिएक्शंस हैं, उनका जो इफ़ेक्ट्स होते हैं या फिर उनके जो प्रभाव होते हैं, उनका अध्ययन जो है इसके अंतर्गत मनोविज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है? मनोविज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत उन सभी का अध्ययन किया जाता है, ओके? इसमें व्यक्ति का अध्ययन व्यक्तिगत रूप से ना करके सामूहिक रूप से किया जाता है। समाज मनोवैज्ञानिक क्षेत्र की समस्याओं और उसके बाद में पूर्वग्रहों, अपराधों, फैशन आदि का अध्ययन करता है। उनके कारणों का पता लगाना और नियंत्रण के बारे में सुझाव देना, ये सब समाज मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार एवं अनुभवों का सामाजिक उत्तेजक स्थिति के संबंध में वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ये हो गया आपका। अगला है आपका विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एनालिटिकल साइकोलॉजी। मनोविज्ञान की इस शाखा में हम अंतर्दर्शन अर्थात इंटरप्शन क्या कहते हैं? इंटरप्शन और निरीक्षण को क्या कहते हैं भाई? ऑब्जर्वेशन। निरीक्षण को ऑब्जर्वेशन, अंतर्दर्शन को क्या कहते हैं? इंटरप्शन, ओके। तो जो है मनोविज्ञान की इस शाखा में हम अंतर्दर्शन और निरीक्षण और प्रयोगों अर्थात एक्सपीरियंस की विधियों के आधार पर मनुष्य के मस्तिष्क की स्वाभाविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इसमें जटिल क्रिया प्रक्रियाओं का विश्लेषण करके उनके भिन्न-भिन्न अंगों को अलग-अलग किया जा सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान होता है, जैसे कि आप किसी मुद्दे पर कैसे सोचेंगे, कौन-सा व्यक्ति किस प्रकार से सोच सकता है, किसी सिचुएशन को लेकर के
जिसको विश्लेषण करना कहते हैं, एनालिटिक मतलब कि एनालिसिस कहते हैं ना कि हम इस पेपर का एनालिसिस करना है। तो ये एनालिसिस कैसे करता है कोई व्यक्ति, उसके अंदर उस समय कौन से संवेग या फिर कौन सी जो है भावनाएं जग रही होती हैं, उन सभी का अध्ययन करता है मनोविज्ञान, ये वाला विश्लेषणात्मक। ओके। अगला है जनन मनोविज्ञान, यानी कि जेनेटिक साइकोलॉजी। मनोविज्ञान की शाखा का संबंध मनुष्य के वंशानुक्रमण गुणों अर्थात जो हेरेडिटरी जो डिस्पोजिशंस हैं उनके अध्ययन के रूप में किया जाता है, तथा यह जानने का प्रयास किया जाता है कि मानव व्यवहार को निश्चितता या फिर विभिन्नता प्रदान करने में वंशानुगत जो लक्षण हैं एवं वातावरण अर्थात जो इन्वायरमेंट है उसका क्या योगदान होता है, इन सभी का अध्ययन करता है कौन, जो है जनन मनोविज्ञान जो होता है। ओके। अगला है वुडवर्थ, जो है इसी कहते हैं, वुडवर्थ महोदय कहते हैं इसी बात को लेकर के, क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण कार्य व्यक्ति की जन्मावस्था अथवा गर्भावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक मानसिक एवं व्यवहारिक विकास करना है। ये मनोविज्ञान का एक क्या होता है, कार्य होता है। तो मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण कार्य है क्या, कि व्यक्ति की जन्मावस्था और गर्भावस्था से लेकर के, मतलब जन्मावस्था गर्भावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था अर्थात जब तक वो सीख रहा है, तो ये प्रौढ़ावस्था तक मानसिक और व्यवहारिक इन दोनों का विकास करना होता है, ऐसा बताते हैं कौन, वुडवर्थ महोदय। आगे समझते हैं। अगला है तुलनात्मक मनोविज्ञान अर्थात कंपैरेटिव साइकोलॉजी। मनोविज्ञान की विषय वस्तु अर्थात सब्जेक्ट मैटर जो है मनुष्य ही नहीं है वरन पशु भी है। तो तुलनात्मक मनोविज्ञान में मतलब पशुओं के बारे में, इसमें अतः पशुओं के व्यवहारिक निष्कर्षों का निरीक्षण, परीक्षण तथा प्रयोगों के आधार पर प्राप्त करके उन्हें मनुष्य के व्यवहार में लागू किया जाता है। इसलिए इसे तुलनात्मक मनोविज्ञान या फिर पशु मनोविज्ञान, एनिमल साइकोलॉजी के नाम से पुकारते हैं। मार्गन, थॉर्नडाइक, ये सब मनोवैज्ञानिक जो है ये इन सभी ने पशुओं को मतलब कि पशुओं के व्यवहार को जानने के लिए जो है अनेक अध्ययन किया और परिणाम ज्ञात करने पर मनुष्य के व्यवहार से उसकी तुलना भी करी है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये पशुओं वाली चीज़ें हैं, चूहे पर प्रयोग करेंगे, बिल्ली पर, कुत्ते पर, कबूतर पर, इन सभी पर प्रयोग जो है हो चुका है। जहाँ कहीं पर आप देखेंगे अलग अलग विद्वान जैसे कि थॉर्नडाइक हो गए, मार्गन हो गए, ठीक है, स्कीनर हो गए, ये सब लगातार प्रयोग करते ही रहे हैं। ठीक। पावलाव हो गई। आगे समझते हैं। अगला है, अगले हैं आपके जो है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान अर्थात एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो मनोविज्ञान की यह शाखा आधुनिक मनोविज्ञान की जननी है, मतलब आधुनिक मनोविज्ञान की माता या फिर जननी कही जाती है मनोविज्ञान की यह शाखा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। ठीक है। इसमें क्या होता है, मानव के समस्त व्यवहारों की नियंत्रित स्थिति अर्थात जो कंट्रोल्ड सिचुएशन होती है उनका अध्ययन किया जाता है, और तथा प्राप्त निष्कर्षों का मनोविज्ञान के प्राथमिक सिद्धांतों के रूप में मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाओं में स्वीकृत किया जाता है। इस विधि के द्वारा मानव जो होता है, मानव की विभिन्न क्रियाओं, जैसे कि मानव कैसे कोई चीज़ सीखता है, कैसे मनुष्य बोलना सीखता है, कैसे उसकी अभिवृत्ति होती है, कैसे उसकी आंतरिक क्रियाएं मतलब वो क्रियाएं होती हैं, उन सभी का अध्ययन करता है। जो है मतलब आंतरिक क्रियाओं को कैसे सीखता है मनुष्य जो होता है, उन सभी का अध्ययन जो होता है ये इसके अंतर्गत क्या आता है। ओके। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान को जन्म से मतलब जन्म देने का श्रेय बुंट महोदय को है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान को जन्म दे मतलब प्रयोगात्मक जो मनोविज्ञान है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, इसका एक प्रकार से जन्मदाता किसको माना जा सकता है, तो वुंट महोदय को। किसको, वुंट महोदय को माना जा सकता है। ओके। ध्यान रखेंगे, जिन्होंने 1879 अर्थात 1879 में लिपजिम नगर में प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। तो ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ऑब्जेक्टिव वाला मॉडल पेपर हमने ऑलरेडी आपके चैनल पर उपलब्ध करवा दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। उसके बाद में लिखित वाला मॉडल पेपर भी हमारे चैनल पर, शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर उपलब्ध हमने करवा दिया है, तो दोनों को आप लोग देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके। ध्यान रखेंगे। आगे समझने का प्रयास करते हैं। अगले हैं आपके जो है एक व्यक्ति हैं, वो हैं मैक यूगन एक पुस्तक है उनकी, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान इनकी एक पुस्तक ही है। उस पुस्तक में जो है इस क्षेत्र की परिभाषा करते हुए इन्होंने लिखा, क्या लिखा, कि वर्तमान समय में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की परिभाषा में किन्हीं विशेष क्षेत्रों का समावेश नहीं हुआ है, परंतु सामान्य रूप से वैज्ञानिक विधि का तथा विशेष रूप से प्रयोगात्मक विधि का अध्ययन जो है इसके अंतर्गत हम लोग करते हैं। किसमें, प्रयोगात्मक विधि के रूप में। अगला आपका विकासात्मक मतलब विकास मनोविज्ञान। विकास मनोविज्ञान को आप अंग्रेजी में डेवलपमेंट साइकोलॉजी के नाम से भी जान सकते हैं। ओके। इसके अंतर्गत क्या होता है भाई, इस मनोविज्ञान का लक्ष्य है कि मानव व्यवहारों का एक निश्चित विकास के क्रम में अध्ययन जो है हुआ कराया जाए।
मतलब कि मानव व्यवहारों का एक निश्चित विकास के क्रम में अध्ययन करना इसका क्या है, एक लक्ष्य है किसका, विकास मनोविज्ञान का। इससे मानव व्यवहार के सामान्य प्रतिरूप अर्थात नॉर्मल जो मोड है उसकी स्थापना हो सकती है। और इसमें विकास की विभिन्न अवस्थाओं और उसके कारणों का भी विश्लेषण किया जाता है। किसी भी जाति या मनुष्य के विकास का भावी स्वरूप कैसा होगा, उस पर किस प्रकार से नियंत्रण रखा जा सकता है, ये सब जो है विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान जो है वो मानव की गर्भकालीन अवस्था से लेकर के मृत्यु तक, मतलब मृत्यु मृत्यु प्रयत्न मतलब मृत्यु के बाद तक की व्यवहारों का भी निरीक्षण जो है इसके अंतर्गत किया जाता है। किसके, विकासात्मक मनोविज्ञान के। कि व्यक्ति पैदा हुआ है वहाँ से लेकर के और जब तक मर नहीं आता तब तक व्यक्ति क्या होता है, सीखता रहता है हमेशा। और जब सीखता रहता है उसका, जब कोई व्यक्ति कोई चीज़ सीखेगा तो उसका विकास होगा उस समय। तो वो विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत उसी सभी विकास का अध्ययन करते हुए व्यक्ति के पैदा होने से, मतलब कि बच्चे पैदा होने के बाद से लेकर के और मृत्यु पर्यंत मरने के बाद तक जो है वो जो है अध्ययन किया जाता रहता है। ठीक, तो ये हो गया आपका विकासात्मक मनोविज्ञान के बारे में। तो ये मनोविज्ञान की जो 12 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मतलब 12 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, उसके बारे में हमने आपको बता दिया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम और भी चीज़ों के बारे में जैसे कि मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइएगा। चैप्टर 3 में उस वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। ओके, फिर उसके बाद में हम और भी मुद्दों को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम और भी चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग पर तैयार, मतलब कि जैसे मनोदैहिक सिद्धांत हो गया, एक मनोज्ञात्मक वैज्ञानिक उपागम है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो ये आप लोग परेशान मत होइएगा, विस्तार से हम उसमें जानेंगे हर एक मुद्दे को। ओके, ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखें। और आपको बता दूं मेरे भाई कि आप लोगों ने अगर शिक्षा शास्त्र वाला वीडियो जो है नहीं देखा है तो इसको देख लीजिएगा। शिक्षा शास्त्र का ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, और होम साइंस का ये वाला चैप्टर 1 देख लीजिएगा। कल क्लास हुई थी तो इसको भी देख लीजिएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।